भारत क्या पाकिस्तान के साथ 5वें युद्ध की तैयारी कर रहा है? ये सवाल मौजूदा वक्त में इसलिए है क्योंकि 1948, 1965, 1971 और 1999 में पाकिस्तान को बुरी तरह से परास्त करने के बाद हिंदुस्तान अपनी दिशा में आगे बढ़ रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि 22 अप्रैल को क्या हुआ और उसके बाद से पूरा देश स्तब्ध है। कल मॉक ड्रिल किया जाना है और 54 सालों के बाद ऐसा होने जा रहा है जब लग रहा है कि हम एक बार फिर से युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं। ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत दो बेहद खास मेहमान, क्योंकि आप लोगों का अच्छा खासा अनुभव है और यकीनन न सिर्फ ये एबीपी नेटवर्क के हमारे तमाम दर्शकों के काम आने वाला है, बल्कि आपके अनुभवों से हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे भारत का भविष्य किस ओर जाता हुआ बढ़ता दिखाई दे रहा है और हम पाकिस्तान को ऐसा क्या सबक सिखाएं कि दोबारा वो ऐसी हिम्मत और हिमाकत नहीं कर पाए जैसा कि पहलगाम में हम सब ने आतंकवादी हमले में देखा और हमारे 26 बेकसूर लोगों की जान गई। जोरदार तालियों के साथ अजय बिसारिया जी का स्वागत कीजिए। आप श्रीनगर में जन्मे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1999 से लेकर साल 2004 तक आप उनके निजी सचिव रहे हैं। पाकिस्तान के आप भारत की ओर से आखिरी उच्चायुक्त भी रहे और जिस समय कैप्टन अभिनंदन हिंदुस्तान आ रहे थे उस समय भी आप इस पद पर विराजमान थे और पुलवामा में जब हमला हुआ था उस समय आप पाकिस्तान के भीतर ही थे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आपसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इस मंच पर आपका बहुत स्वागत है साहब। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे जी का। आप गोरखपुर में जन्मे, श्रीनगर स्थित चिनार कोर के जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडिंग रह चुके हैं। 39 साल तक सैन्य अधिकारी के तौर पर आपने देश की, हिंदुस्तान की सेवा की है। कश्मीर में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन का अच्छा खासा अनुभव है और आपकी कुछ तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं, जिसमें कभी आप आम कश्मीरियों के साथ जाकर अजान पढ़ते हुए दिखाई दिए तो कभी आप लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए 2022 की वो तस्वीरें हम कतई नहीं भूल सकते। और इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कश्मीर के लोगों के दिलों को जोड़ने के लिए आपने किस तरह से एक बिल्कुल साधारण जगह जाकर ठेले पर आप पकौड़े खाते हुए ताकि वहां के युवाओं के भरोसे को जीता जा सके, आपकी ओर से तमाम कोशिशें की गई जो अपने आप में बेहद सराहनीय है। इस मंच पर आने के लिए बहुत धन्यवाद साहब आपका। अजय बिसारिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए कल मॉक ड्रिल होने जा रहा है 54 साल के बाद, क्या हम युद्ध के मुहाने पर आ खड़े हुए हैं? देखिए, मैं कहूंगा कि परिस्थिति थोड़ी गंभीर है, एक नाजुक मोड़ है, मगर ये पहली बार नहीं हुआ। इसी शताब्दी में आप देखें तो कई बार भारत पर आतंकवादी हमला हो चुका है। 2001 में हमारे पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, 2008 में मुंबई में हुआ था, 2015 पठानकोट, 2016 उरी, 2019 पुलवामा। तो ये बहुत नई बात नहीं है, मगर हर बार भारत का जो जवाब रहा है वो अलग प्रकार का रहा है। और खास करके 2016 में और 2019, जैसे आपने कहा, मैं था पाकिस्तान में उस समय भारत का उच्चायुक्त, तो उस 2016 और 19 में हमने एक बहुत कड़ा जवाब दिया और ये जवाब था जिसे हम काइनेटिक एक्शन कहते हैं या सेना की कार्रवाई हुई और एक डिटरेंस की तरह सेटअप किया गया कि ये आगे ना हो। आज 6 साल बाद ये हिमाकत फिर से पाकिस्तान ने करी क्योंकि ये डिटरेंस चला कुछ वर्ष, मगर इस डिटरेंस को फिर से दोहराने की आवश्यकता है। और इस बार भारत ने अभी से ही काफ़ी कार्रवाई करी है, एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है जो इंडस वाटर्स ट्रीटी को अबेयंस में रखा है। इस संधि को 65 साल हो गए, 3 युद्ध देखे, इस संधि ने कई आतंकवादी हमले देखे, मगर इसे नहीं रोका गया था। मगर अब इसको रोकने का विचार हो रहा है, इससे पाकिस्तान का पानी रुक सकता है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटरेंस मेजर है कि आप यदि आतंकवाद करेंगे तो आपका पानी रुक सकता है। और ये एक बहुत ही गंभीर मैसेज है जो पाकिस्तान को गई। मगर उसके अलावा शायद आवश्यक हो कि कुछ काइनेटिक एक्शन भी हो, कुछ कार्रवाई भी हो, मगर ये जो कार्रवाई होगी ये समय हमारा होगा।
इसे ज़रूरी नहीं है कि कल करना है या एक हफ्ते में करना है, एक महीने में करना है। भारत ने पहले भी इस तरह से किया। 1971 में बात हुई जब सैम मानेकशॉ ने 9 महीने लगाए कि कहा कि जब हम तैयार हैं तब हम करेंगे। तो राजनीतिक एक गाइडेंस दी गई है सेना को कि हम आगे बढ़ सकते हैं, मगर कब वो कदम लेंगे उसमें हमें कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्या यही समय है और सही समय है? क्योंकि पाकिस्तान के भीतर अगर हम देखें लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे जी, मौजूदा वक्त में अलग अलग हिस्सों में लगातार उसकी आवाम ही सड़कों पर है और अपने हुक्मरानों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। अब सवाल यही पूछा जाता है, जब दुनिया की हम सबसे बड़ी सेकेंड आर्मी है, सबसे पावरफुल पोजीशन हमारी चौथी आती है, उसके बावजूद पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत कैसे कर लेता है? 4 बार युद्ध में परास्त होने के बावजूद आतंकवादियों का सहारा लेकर हमेशा दहशतगर्दी को अंजाम देता रहा है। आपका इतना लंबा एक्सपीरियंस श्रीनगर कश्मीर का रहा है, आप किस तरह से बताएंगे? और ये जो मॉक ड्रिल हो रही है, क्या युद्ध के मुहाने पर देश आकर खड़ा हो गया है? माइक। सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान जो ये प्रॉक्सी वॉर है वो इसीलिए करता है क्योंकि उसको मालूम है जब सैन्य के तौर पे हमारे साथ में लड़ाई लड़ेगा तो वो बहुत बुरी तरह परास्त होगा। उसको ये चीज़ एक डिफरेंस मालूम है, इसलिए वो एक प्रॉक्सी वॉर के तहत हमारे साथ में कार्रवाई करता है। तो ये जो डिफरेंस है, जैसे आपने बताया कि हमारी आर्मी, हमारी आर्म फोर्सेस चौथे नंबर पे है, हमारी इकोनॉमी बहुत आगे है और इन सब चीज़ों की वजह से इनका काम है। बट 1965 में जब एक बार उन्होंने एक डिसीजन लिया, उनकी जो एक स्ट्रैटेजी थी सोची समझी कि हज़ारों सालों तक 1000 कट के साथ में वो हमारे साथ लड़ते रहेंगे जब तक वो हमको परास्त नहीं कर लेते। और उनकी जो एक 2 नेशन थ्योरी रिलीजन के बुनियाद पे है, वो जब तक सॉल्व नहीं हो जाती तब तक वो हमारे साथ घमासान करते रहेंगे। तो वो एक इनकी सोची जो स्टेट पॉलिसी है, टेररिज्म इज देयर स्टेट पॉलिसी, और वो उसके हिसाब से चलते हैं। दूसरा, कई सालों से वो जो पूरी दुनिया के अंदर जहां भी कोई चीज़ टेररिस्ट या टेररिज्म के स्टाइल से काम होती है, उसके तहत से काम होती है, वो एक उनसे सीख लेते रहते हैं और हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी को इजाद करते रहते हैं। और वो एक टेम्पर को नीचे रखते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा धमाका हो, एक बड़ा एक्शन हो, जिसके बाद इंडिया, भारत उनके ऊपर फुल फ्लेज्ड वॉर करे, क्योंकि उनको ये मालूम है कि उनके साथ उनका क्या हश्र होगा। तो इसलिए ये छोटी छोटी हरकतें, इस बार उन्होंने वो कदम कुछ ज़्यादा कर दिया है और इसलिए जो एक्शन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से लिया जा रहा है वो उनके लिए बहुत खतरनाक है। मगर ये एक्शन क्यों लिया गया, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आसिम मुनीर आज की तारीख में, आप उनको सेना का चीफ कहिए, चाहे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कहिए या हेड ऑफ स्टेट कहिए, बिकॉज वही सारे तारे जोड़ता है। आज की तारीख में उनके पास में चॉइसेस बहुत कम है। उनकी पश्चिम तरफ जहाँ पे उन्हें स्ट्रैटेजिक डेप्थ होती थी, वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान उनके बरखिलाफ है। बलूचिस्तान के इलाके में बहुत ही घमासान चल रहा है। एक पूरी की पूरी ट्रेन वहाँ पे हाईजैक हो जाती है और उसके बारे में वो कुछ कह नहीं पाते। पिछले साल में 1000 से ज़्यादा लोग, सैनिक उनके मारे जा चुके हैं। चारों तरफ सुसाइड बॉम्बिंग का माहौल है। लोग रील बनाते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो आज की तारीख में, आज के समय उनकी जो इज्जत है, उनके देश की को पाकिस्तान आर्मी पे बहुत नाज था। एक उनका मीडिया कैंपेन बहुत अच्छा चलता है जिससे वो बहुत प्राउड है अपने पाकिस्तान आर्मी के ऊपर। बट पिछले 3-4 सालों में और आज के समय पाकिस्तान आर्मी की जो एक इमेज है वो बहुत ही ख़राब है और लोग रील बनाते जाते हैं उनके ऊपर। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है। ट्राइबल एरियाज़ के अंदर इनके आर्टिक गन्स, अटैक हेप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है ताकि ट्राइबल एरियाज़ को काबू रखा जाए। इकोनॉमी की तहत से उनकी बहुत ही बुरी हालत है। इस वक्त उनके पास खाने को नहीं है और अभी पानी बंद कर दिया तो पानी भी शायद थोड़े समय में पीने को नहीं होगा। इस हालत के अंदर उन्हें कुछ न कुछ करना था और उनकी समझ में, आसिम मुनीर की समझ में यह है कि इस्लाम के नाम पर देश एकजुट हो जाएगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के नाम पर वो एकजुट हो जाएगा। और उसके तहत उसने एक ये टैक्टिकल मूव किया है जो उनको मेरे ख्याल से आगे भारी पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हम पाकिस्तान के अंदर हालात सुने, जो हमारी
मुझे जो समझ आती है और जो मैं देख रहा हूं, जो पब्लिक है उनके साथ आज नहीं है, वो अलग हैं। और जो उनकी पब्लिक भी है वो ये सोचने लगी है कि ये जो एलीट जनरल्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी है वो हमें एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया के ज़माने में उन्हें भी प्रोग्रेस उन्नति दिख रही है और वो कहाँ लेके जा रहे हैं उनको नजर आ रहा है। तो आज ये थोड़ा आइसोलेटेड है और ख़ास तौर से जो एक इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला हुआ है, जो एक वहाँ के बहुत ही पॉपुलर लीडर है, उसको उसने जेल में डाल दिया गुस्से की वजह से। कुछ नाराज़गी है उनकी, एक अलग कहानी है, वो अलग चैप्टर है। वो जो पूरी जनता है, पब्लिक है, उनसे नाराज़ है। पठान जिनको उन्होंने, पश्तूनों को जिनको उन्होंने वापस किया लाखों की संख्या में, वो अलग नाराज़ हैं। तो एक सिचुएशन खराब है, उसके लिए उसने ये एक एक्शन किया है जो उनको मुझे लगता है काफ़ी भारी पड़ेगा आगे। और ये जो तैयारी हो रही है, एक बार फिर से मैं उस सवाल पर आऊंगी, क्योंकि मॉक ड्रिल को लेकर और 54 साल के बाद अगर हिंदुस्तान में ऐसा होने जा रहा है तो उसको लेकर आखिर संदेश और संकेत क्या है आगे आने वाले वक्त में? आप इसका जवाब दे दें, फिर मैं अजय साहब के पास। देखिए, कई बार मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि क्यों आर्मी आज तुरंत आर्म फोर्सेस लड़ाई पे नहीं जा रहे। देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं पिछले साल रिटायर हुआ हूं। मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूं कि हमारे तीनों सेनाओं की जो बागडोर है, बहुत ही सक्षम ऑफिसर्स के हाथ में एक हमारा सिस्टम होता है सिलेक्शन का, लीडरशिप का। हम लोग जीरो नोटिस की लड़ाई के लिए तैयार हैं कभी भी, और ये हमारी ट्रेनिंग चलती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि पिछले कुछ, स्पेशली इस एक दशक के अंदर, कई कारणों की वजह से हमारी जो सेना है उसके अंदर जो एक एम्युनिशन, हथियारों का, इक्विपमेंट का, रिसोर्सेज का एक गैप था, एक इमरजेंसी पावर, प्रोक्योरमेंट पावर्स थे हमारे पास, उसकी वजह से हमारे ये सारे गैप्स कम हो गए। एक समय था जब हमारे पास एम्युनिशन कुछ कम था, कोविड की वजह से भी कुछ रिसोर्सेज के अंदर प्रॉब्लम हो रही थी, वो सारी चीज़ें कवर कर ली गई हैं। और आज हुक्म मिलने पर, ज़रूरत पड़ने पर हम कभी भी जो भी हमें आदेश मिलेगा करने के लिए तैयार हैं। मगर जिस हिसाब से उरी के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपको स्ट्राइक के बाद पता चला, बालाकोट के बाद में हमारी एयरफोर्स अंदर गई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, वो आपको उस एक्शन के बाद पता चला। आज पाकिस्तान की फौजें थोड़ी सजग हैं। मुझे यकीन है जब भी कोई मिलिट्री एक्शन होता है वो उस समय पे होगा, जैसे बिसारिया साहब ने बताया, अपने समय से, अपने टाइम पर, दुश्मन को थका करके, सरप्राइज करके होगा। वो उसको पता नहीं चलेगा कि कब हमारी फौज ने उनको हिट किया और कब उनको परास्त किया। इसलिए यह समय थोड़ा सोच का है। लेकिन पूरे देश की भावना मौजूदा वक्त में यह है कि जैसे 1971 में हमने 2 टुकड़े किए थे, अब कम से कम उसके इतने टुकड़े हो जाएं कि दोबारा वो हमारे देश के भीतर आतंकवादियों को भेजकर वो हमारे ही नागरिकों की इस तरह से बेरहमी से हत्या नहीं करवाए। और इस बार का जो उसका अपराध है वो अक्षम्य है, क्योंकि देश की जिस तरह की तैयारी दिखाई दे रही है। लेकिन अजय बिसारी जी, आपके पास आते हुए मुझे, आप चूंकि निजी सचिव रहे अटल बिहारी वाजपेयी के, तो मुझे उन्हीं की कही गई वो बातें पाकिस्तान के संदर्भ में याद आ गई कि हम दोस्त का चुनाव तो कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसियों के साथ हमें अच्छे ताल्लुकात बनाने होंगे, क्योंकि हम उनका चुनाव नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन हर बार पीठ पर छुरा भोंकने का उसकी ओर से काम किया गया। उसका परमानेंट इलाज क्या है, देश ये जानना चाहता है। देखिए, पाकिस्तान हमारा एक अद्भुत पड़ोसी है, एक बिल्कुल अलग सा देश है, सामान्य देश नहीं। और इसके लिए हमें नीति के स्तर पर कुछ ऐसी पॉलिसीज खड़ी करनी पड़ेंगी जिससे हम इस प्रॉब्लम को मैनेज कर सकें। क्योंकि ये एक आसान सवाल नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मकसद है कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए सुधार दें या हमेशा के लिए उसका ये बर्ताव आतंकवादी भेजने का इसको बंद कर दें। हमारा मकसद इस समय है कि एक जो घटना हुई उसके लिए न्याय मिले, उसके लिए जस्टिस मिले, अकाउंटेबिलिटी हो, और एक डिटरेंस हम फिर से सेटअप करें कि ये आगे फिर ना हो। और इसके लिए हम कई कदम उठाएंगे। जो जैसे जनरल साहब ने कहा, भारत और पाकिस्तान में कई अंतर हैं। भारत में युद्ध करने ना करने का फैसला हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। पाकिस्तान में ये फैसला उनकी फौज करती है, क्योंकि उनकी फौज एक तरह से आसिम मुनीर जिनका जिक्र हुआ, वो एक सुप्रीम लीडर की तरह हैं। और जो पाकिस्तान के सिविलियन लीडर्स हैं
उन्हें इसको डिफेंड करना पड़ता है जो फैसले आर्मी करती है। और आतंकवादी जो हमला होता है वो सिविलियंस को पता भी नहीं चलता कि ये कर रहे हैं। तो हमें इसी राह पे चलना होगा कि जो अलग अलग हमारे पास टूल्स हैं हर डोमेन में, चाहे वो सैनिक कार्रवाई हो, डिप्लोमेटिक कार्रवाई हो, इंडस वाटर्स ट्रीटी के पानी के ऊपर कार्रवाई हो, इन सब को जोड़कर एक नीति बनानी होगी जो पाकिस्तान का बिहेवियर बदले। और हमारी इसमें कूटनीति जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो बहुत ही सक्सेसफुल रही है, क्योंकि दुनिया भर में अब पाकिस्तान की बात मानने वाला कोई नहीं कि वो कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारतीयों ने खुद अपने आप पे किया जिससे कि हमारा नाम खराब किया जाए। कोई नहीं मानने वाला इस बात को। पाकिस्तान के अंदर मानी जाती है बात, मगर बाहर नहीं। और इस डिप्लोमेसी के लेकर भारत जो भी कदम उठाएगा उसका समर्थन हमें विश्व से मिलता है और पाकिस्तान को नहीं मिलता। तो इसी तरह हमारी सरकार फैसला करेगी कि किस तरह का मिश्रण रहे इस नीति में, कितना हम सैनिक कार्रवाई करें, कितना ये अन्य जो हमारे पास टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करें, और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लोगों में आक्रोश है, जाहिर है, ये होना चाहिए है, मगर इसके आधार पर नीति नहीं बनेगी। नीति बनेगी हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, और जो दूसरा है उसको हम सरप्राइज करें, एक सीक्रेसी में करें, और ये डिटरेंस हैं आगे के लिए ये हम बनाएं। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है और यकीनन पाकिस्तान को उसकी हैसियत भी दिखानी समय समय पर जरूरी है। क्या उसमें थोड़ी सी हमें चूक हो जाती है, क्योंकि एक बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, और उसके बाद उसको बार बार, क्योंकि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देने में करता है। आपका सर कश्मीर को लेकर जो अनुभव है उस पर मैं आऊंगी, क्योंकि स्थानीय लड़कों के इन्वॉल्वमेंट की खबर आए, खुद पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की ओर से इस बात को स्वीकार किया गया। लेकिन उसकी पहले जो देश की भावना है, अगर देश या जो युवा हैं हमारे बहुत सारे इस वक्त पीछे बैठे हुए हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि घुस कर कब मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से बड़ा इस बार क्या होना है? तो क्या हिंदुस्तान इस स्तर की तैयारी कर रहा है कि इस बार जो हुआ है न भूतो न भविष्यति, उस तरह की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है मौजूदा वक्त में? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे देश की सोच अलग है। एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक जो इस तरह की ओछी कार्रवाइयाँ हैं उसके अंदर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। और हमारे पास कई किस्म के टूल हैं, और जैसे आज आपका जो ये प्लेटफॉर्म है इंडिया एट हाई टेबल, जब आप उससे एक इंडिया एट हाई टेबल की जाने की बात करते हैं तो जिस हिसाब से काम पाकिस्तान करता है, वो छुप करके मारने का काम, वो हमारी नीति नहीं है, एटलीस्ट हमारी डिक्लेयर्ड नीति नहीं है, और उनकी डिक्लेयर्ड नीति है। हम जब काम करेंगे तो वो काम करेंगे जिसको हम डंके की चोट पे सबको बता के करें। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर हमने एक्शन लिया है तो हमने सबको बता के लिया है, और किस कारण से लिया है वो हमने बताया। तो मुझे जो भी हमारी कार्रवाई होगी, सर्जिकल स्ट्राइक की होगी, एयरफोर्स की बालाकोट टाइप होगी, या कॉम्बिनेशन की होगी, वो इस समय मेरे ख्याल से मैं पब्लिक के अंदर डिबेट करना, बताना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ये सब कई चीज़ों से मैं वाकिफ़ हूँ, और कुछ चीज़ ऐसे गलत निकल जाए जिससे हमारे प्लान्स के ऊपर कुछ गलत हो, वो अच्छा नहीं होगा। बट आपको मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि हमारे पास जीरो से लेकर के टॉप लेवल तक फुल वॉर स्पेक्ट्रम के अंदर कई टूल्स हैं, जिसके अंदर एक एस्केलेशन कंट्रोल जिसको बोलते हैं, इस इंसिडेंट के बाद में क्या हमें फुल वॉर पे जाना चाहिए या क्या पनिशमेंट को ऐसी देनी चाहिए ताकि उसको सबक मिल सके। ये सारे लेवल के हमारे पास प्लान्स हैं जो एग्जीक्यूट होंगे, मगर वो प्लान इस समय एग्जीक्यूट करना बहुत ही बेवकूफ़ी हो जाती तुरंत की तुरंत करना, क्योंकि जब पाकिस्तान कोई गलत काम करता है इस तरह का तो उसकी पूरी सजगता एक बड़े हाई लेवल की होती है। हम उस टाइम के उधर तुरंत बैक टू बैक चले जाएंगे इस काम करने के लिए, और 2 बार ऐसे एक्शन हो चुके हैं, तीसरी बार वो ज़्यादा सजग है। तो लड़ाई की चीज़ ऐसी होती है, दुश्मन को तब बताना है, मारना है जब वो उसका गार्ड डाउन हो। ये गेम चलेगा, ये बहुत ही सीरियस गेम है, लाइफ का तो है, जिंदगी जान माल का है, बट हमें हमारी देश की इज्जत का मामला है। तो वो एक्शन होगा जो वो भूलेगा नहीं, मगर अच्छा एक्शन होगा। उसका समय
मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म पे बताना सही नहीं ठीक होगा। है, अब मैं आ जाती हूँ आपके अनुभवों पर। आपने कश्मीर में रहकर लंबा काम किया है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कश्मीर के युवाओं को जोड़ने के लिए तमाम पहल किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समय समय पर कहा कि दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी, इन दोनों को कम करने का प्रयास कश्मीरियों के साथ हमें करना पड़ेगा, और कश्मीरियत को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी आगे बढ़े थे। अब सवाल यह है, फारूक अब्दुल्ला अगर खुद स्वीकार करते हैं, और हमने इस आतंकवादी हमले के बाद कई ऐसे घर भी हैं जहां पे बुलडोजर चलाए गए, या फिर उनके घरों से लोगों को निकाल दिया गया, ये युवाओं के अंदर एक बार फिर से वो प्रवृत्ति कहां से आ रही है? और अब माना ये जा रहा था 370 हटने के बाद वहां के जो युवा हैं वो मुख्य धारा में लौट आए हैं, वो आगे बढ़े हैं, पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली वो नहीं बनेंगे, लेकिन क्या एक बार फिर से ये हमारे लिए बहुत बड़े चिंता का सबब बन गया है? मैं सिर्फ एक आपको आश्वासन ये देना चाहूँगा कि कश्मीरी जनता को आप कुछ लोगों के वजह से पूरे में क्लब नहीं कर सकते। कश्मीरी जनता भी हमारे पूरे देश की जनता की तरह एक आम जनता है, जिसे अपने रोज़मर्रा के लिए, रहने के लिए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए जीने का अधिकार है, और वैसे ही वो जीना चाहती है। 370 जाने के बाद में जो बदलाव है वहां पर, एक सिक्योरिटी सिचुएशन का बदलाव, बहुत ही अच्छा बदलाव था। वो आपको नंबर्स बताते हैं, ठीक है, मगर नंबर्स ये बताते हैं कि शांति है, और मैं ये चीज बहुत बार बोल चुका हूं, शांति है मगर शांत नहीं है। शांति एक एनवायरनमेंट में शांति है, पीसफुल है, सब कार्रवाई चल रही हैं, बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मगर शांत क्यों नहीं है? क्योंकि 70 से 80 साल जब आपने एक जगह की रेडिकलाइजेशन ऐसी बढ़ा रखी है, जहां पे आज 40 साल 50 साल का जो एक उम्र का आदमी है, उसने सिर्फ एक रेडिकल थॉट प्रोसेस के लिए काम किया है, सोचा है। आप ये अगर चाहें कि 4 साल के अंदर पूरे के पूरे युवा, पूरे के पूरे अधेड़ जो मिडिल एज या सीनियर एज के लोग हैं, वो उनका दिमाग एकदम से चेंज हो जाएगा, मुझे ये बहुत बड़ी गलतफहमी हमारे बाकी देश, हमारे मीडिया और जो लोग सोशल मीडिया पर लड़ाई चलाना चाहते हैं उनके अंदर लगती है। ये समय लगेगा। आज जो तिरंगा, उस पर आपने जिसका रेफरेंस किया, वो जो तिरंगा है वो मैंने नहीं लगाया है, वहां एक कश्मीरी जवान यूथ ने लगाया है, और कई कश्मीरी यूथ हमारे तिरंगों को खुशी के साथ लेके चलते हैं। लड़कियां चलती हैं, वो डांस करते हैं स्टेज के ऊपर, जबकि उनको मालूम है कि मैं आज लड़की होकर के मैं यहां पे तिरंगे का कपड़ा पहन के डांस कर रही हूं, जब मैं अपने मोहल्ले में घर में जाऊंगी तो मुझसे कई लोग सवाल करेंगे। जहां आप उनके ऊपर नहीं फोकस करते, हम उन छोटे लोगों के ऊपर, थोड़े से नंबर के ऊपर फोकस करते हैं, और इससे जो एक ये पहलगाम का इंसिडेंट है, जो धर्म का बांट, आपस की लड़ाई, फ्रैक्चर करना, और इतना हमने अचीव किया कुछ 30 साल के अंदर मौतों के साथ। जितने कश्मीरी पंडित मारे गए, जितने सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, आपको मैं ये यकीन के साथ बताना चाहता हूं, उतने ही कश्मीरी मुसलमान वहां मारे गए हैं, हमारे देश के तिरंगे के लिए काम करने के लिए शहीद हुए हैं, राइट? वो हम एक्नॉलेज नहीं करते, मगर इस ऑपरेशन के अंदर 2 कश्मीरी टेररिस्ट इसके अंदर साथ दिया है, उसको हम मानते हैं। जो नंबर था, जो एक टाइम के अंदर जब आज़ादी का माहौल चला था, तो हजारों की तादाद में कश्मीरी यूथ पार गया, ट्रेन होकर के वापस आया, उसमें 90% को पता चल गया ये मैं तो गलत रास्ते पे आ गया, वो एक आम रास्ते पे, सही रास्ते पे आया। जो एक टेररिस्ट माइंडसेट है, रेडिकल आइडियोलॉजी है, ये कभी पिछले 10 साल के अंदर काफी लोकल टेररिस्ट बुरहान वानी के बाद में लोकल बने, मगर वो सारे के सारे धीरे धीरे, एक हम लोगों ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ वायलेंस, उसके अंदर आज लोकल रिक्रूटमेंट तकरीबन ना के बराबर है, मगर जीरो नहीं है, राइट? इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि पूरा देश, मीडिया, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये मान के चले कि नंबर कम हो गए हैं, मगर जो दिमाग का कीड़ा है कुछ बच्चों में, कुछ यूथ में अभी भी है, और आपको जैसे जैसे पीस होगा, वो पीस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, और उसी हिसाब से ये जो छोटी घटनाएं हैं वो आपको बहुत अफेक्ट करती हैं। इस तरह की कार्रवाइयां जब पहले 20 साल कश्मीर के अंदर होती थी, तो ये एक पेज के अंदर एक कहीं किनारे होता, मगर 4 साल के अंदर जब ऐसी बड़ी घटना होती है तो सबकी आंख के सामने एक सदमे की तरह आती है। तो ये लड़ाई छोटी नहीं है, लंबी है, और 4 साल 5 साल के अंदर खत्म नहीं हो सकती। पूरी गवर्नमेंट, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जनता, भारतीयों को, सभी को, और उसमें खास तौर से कश्मीरियों को सजग रहना तो पड़ेगा कि ये बहुत मुश्किल से आपने पाया है, ये वापस ना चला जाए। बिल्कुल।
और इतनी बड़ी तादाद में जो पर्यटक इस बार गए थे, अभी वो सीजन चल रहा है और उसी समय इस तरह का हमला हो जाना यकीनन ये दुखद है। और पिछले अगर 15 सालों का मैं खुद का अनुभव बताऊं तो पहले वहां पर लाल चौक पर खड़ा होना, माइक पकड़कर वहां से रिपोर्टिंग करना आप दोपहर में भी नहीं कर सकते थे। कब कहां से आकर पत्थर आपके सिर पर लग जाए, कब कहां पर गोली चल जाए, ये बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज रात के 1-1:30 बजे तक आराम से लाल चौक पर हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। मैं पहलगाम होकर आई इस आतंकवादी हमले के बाद, ग्राउंड जीरो पर मैंने देखा बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की थी। पहलगाम हमले के तुरंत बाद जो शुक्रवार था, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद थे, अजान पढ़ने के बाद बड़ी तादाद में लोग निकले और सबने एक सुर से इसकी मुखालफत की कि हमें आतंकवाद नहीं चाहिए। लेकिन फिर उसी सवाल पर कि पड़ोसी देश जब ऐसा हो तो फिर हिंदुस्तान भी शांत नहीं रह सकता, समय समय पर उसका इलाज करते रहना चाहिए। अब जैसे मैं आपके पास आते हुए, पुलवामा में जब हमला हुआ था 40 हमारे सीआरपीएफ जवानों की जान गई थी और उसके बाद कैप्टन अभिनंदन को लेकर भी मैं चाहूंगी कि एक बार हमारे दर्शकों को बताएं, बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी है। मैं उस दिन अटारी वाघा बॉर्डर पर ही थी सुबह 9 बजे से और रात के 9:30 बजे वो उनकी वापसी हुई थी। पूरे दिन भर अलग अलग तरह के कयास लग रहे थे किस तरह से उनकी घर वापसी संभव हो पाई, क्योंकि पाकिस्तान है वो कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके बारे में हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जरूर। मैं उस समय पुलवामा के समय पाकिस्तान में था, फिर मैं वापस तुरंत भारत आया और जब हमारा पायलट अभिनंदन नीचे पकड़ा गया वहाँ पे, उसको वापस लाने की जो प्रक्रिया थी, मैं कहूँगा वो भारतीय कूटनीति, भारतीय डिप्लोमेसी और भारतीय सेना की शक्ति का एक परिचायक है। क्योंकि पाकिस्तान को कहा गया कि अगर वो पायलट वापस नहीं आया एक दिन के अंदर तो भारत आगे की कार्रवाई करने को तैयार है, एस्केलेशन करने को तैयार है। और इसकी वजह से, क्रेडिबल थ्रेट की वजह से पाकिस्तान ने ये तुरंत फैसला किया कि उसको वापस कर दें, क्योंकि उनको डर था कि भारत अगर आगे कार्रवाई करेगा तो कुछ भी हो सकता है, वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से पायलट वापस आया। पाकिस्तान ने प्रयास किया कि आप वहाँ वाघा बॉर्डर पे थी, वहाँ पे कि एक बहुत बड़ा मीडिया स्पेक्टिकल किया जाए, मगर हमने कहा कि ये कुछ नहीं होगा, आप रेड क्रॉस के थ्रू उसको वापस करें और हम उसको लेंगे। और पायलट हमारे पास वापस आया, अभिनंदन को की घर वापसी हुई और ये मेरे ख्याल से भारतीय नीति की एक विजय थी और कि हमने उस समय का एस्केलेशन को डोमिनेट किया। हमने फैसला किया कि कब ये समाप्त होगा। पाकिस्तान ने शुरुआत की पुलवामा में, हमने फैसला किया कि किस तरह से ये प्रक्रिया समाप्त होगी। ठीक है, लेकिन उस समय डर भी लगता होगा क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लगातार अलग अलग तरह, मैं खुद रिपोर्टिंग कर रही थी तो मुझे अच्छे से अंदाजा है, अभी भी मैं याद करती हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर भी था कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कहीं कुछ कर ना दे कैप्टन अभिनंदन के साथ। जी, और मेरा अपने नेतृत्व को, मंत्रियों को ये कहना था उस समय कि जब तक वो वापस हमारी धरती पर नहीं आए तब तक हम इस बात को ना सेलिब्रेट करें, हम इंतजार करें, क्योंकि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। अब चलते चलते दो लाइन में आखिरी सवाल आप लोगों से, क्या हिंदुस्तान तैयार है पाकिस्तान को इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, और न सिर्फ वो जवाब जो आगे आने वाली पाकिस्तान के जो आका हैं, जनरल मुनीर हैं, उनके जो हुक्मरान हैं, उनकी पीढ़ियां याद रखें, क्या हम ऐसी तैयारी कर रहे हैं मौजूदा वक्त में? मेरे ख्याल से ऐसी तैयारी हो रही है और ऐसे कदम उठाए गए हैं, क्योंकि ये जो इंडस संधि की बात है, ये 65 साल में भारत ने कभी नहीं कही। इसका खौफ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है कि पानी बंद हो जाएगा। तो ये कदम हमेशा जरूरी नहीं है कि आप सैन्य कदम ही उठाएं, अलग डोमेन्स में अलग कदम उठा सकते हैं। ये पहला एक बहुत भारी कदम उठाया गया है जिसका पाकिस्तान में इसकी वजह से बहुत हलचल है, और मेरे ख्याल से और भी कदम आएंगे, मगर कोई इसमें भारत जल्दी में नहीं है। इसमें जब समय ठीक होगा उस समय ये कदम उठाए जाएंगे। यकीनन ये जो रोक है हिंदुस्तान को उसने बड़ी ताकत दी है, लेकिन फिर वही आ जाता है कि जब तक घुसकर उसको जवाब नहीं देगी सेना, हमारे 26 नागरिकों के खून का बदला खून नहीं होगा, आतंकवादियों को सबक नहीं सिखाया जाएगा। हिंदुस्तान के ज़हन में वो बात है, तो क्या उसकी भी तैयारी चल रही है? हाँ, पहली बात है, ये जो तैयारी होती है ये तुरंत नहीं होती है। मैं आपको ये बता दूं कि तैयारी हम लोगों की काफ़ी समय से है।
फिर से मैं दोबारा से इलैबोरेट करना चाहूँगा कि हमारी जो सेना के अंदर रसद, इक्विपमेंट, जो बैकअप चाहिए, आज हमारे पास काफ़ी अच्छे सामान हैं, राइट। इंडिजनाइजेशन की बदौलत जो एक हमको बाहर की देशों के ऊपर रिलाई करना पड़ता था कि भाई लड़ाई हो रही है, अब हम आपसे सामान खरीदेंगे, काफ़ी चीज़ें हमारे यहाँ खुद के एम्यूनिशन इक्विपमेंट के अंदर बनने लगे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे भी हमारी एक बैकअप है, एक हमें स्ट्रेंथ है। जहाँ पाकिस्तान को चाइना, अमेरिका, बाकी सब जाकर सामान लेना है, और आपको मालूम है कि चाइनीज सामान का कोई वैल्यू नहीं है, वो चाइना वाले खुद नहीं ट्रस्ट करते, तो वो एक बड़ी बुरी हालत में उनके सबमरीन्स, उनके जहाज़ आज तारीख में रिपेयर के अंदर है, गराजेस के अंदर हैं, वो किसी हालत में लड़ाई करने के काबिल नहीं है। सेम उनका जो फौज का मुराल है वो भी काफ़ी इस वक्त लो है। बनिस्बत हमारी तरफ हथियार, टैंक हो, चाहे हवाई जहाज़ हो, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हो, आपको पता है कि जैसे ही हुक्म मिला तुरंत कुछ ही समय के बाद में हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर अपने पूरे फ्रिगेट्स के साथ में बाहर चले गए। हमारी सेना पिछले कई सालों से ऐसी मौकों का तैयारी कर रही है। अगर हमें विकसित भारत 2047 में चाहिए, आपको ये यकीन करना पड़ेगा कि हमारी सेना साथ साथ में चल के उसी हिसाब से तैयार रहे, जब जरूरत पड़े तो हम उसको अप्लाई कर सकें। मगर वो एप्लीकेशन से पहले ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस दुश्मन के लिए क्या होंगे, बाकी लोगों के लिए क्या होंगे। तो ये यकीन आपको मैं दिला सकता हूं कि वी आर ऑल रेडी फॉर एप्लीकेशन। पाकिस्तान को ये पता है, इसीलिए जो पाकिस्तान के अंदर आज हरकतें हैं, उनकी चारों तरफ की विजिट्स हैं, रिक्वेस्ट हैं, वो सब चल रही हैं, वो IWT की वजह तो है ही है, बट उन्हें मालूम है कि ये जो उन्होंने गलत काम किया है, अगर फुल फ्लेश्ड हमारा लड़ाई का माहौल हो गया और हमने लाइन क्रॉस करी तो उनकी थोड़ी मुश्किलें हम ज्यादा पूरे हो जाएंगी। सैन्य साजो सामान के साथ तैयार हैं, लेकिन कभी कभी वो तस्वीरें क्या विचलित करती हैं जब एक खिलौने को राफेल बनाकर उस पर नींबू मिर्च टांग दिया जाता है और देश के भीतर उसको लेकर सियासत होती है, तो क्या सेना के मनोबल पर यह असर करता है? मैं आपको ये कल एक्चुअली मैंने देखा और कल मैंने ट्वीट भी किया इसके ऊपर। मैं पॉलिटिकल सिस्टम पे नहीं जाता, हमारी जो सेना है, और थैंक्स टू चाइना, गलवान हुआ, डोकलम हुआ, हमारी सेना पश्चिम और उत्तर दोनों तरफ को एक साथ हैंडल करने के लिए तैयार है। मगर जो हमारे देश के दुश्मन हैं, अंदर जो रहते हैं, जो हमारे ऊपर शक करते हैं या कुछ इस तरह का, आपको गवर्नमेंट के ऊपर चींटा कसना है, आप चींटा कसिए, बिल्कुल। मगर आपको ये मैं यकीन दिलाता हूं कि 47, 48, 65, 71, कारगिल, एक 62 को अगर आप पॉलिटिकल लेवल को छोड़ दीजिए, मगर सेना ने आपको कभी आपको निराश नहीं किया। कारगिल के बाद भी जो पूरी दुनिया इस चीज का लोहा मानती है, इम्पॉसिबल वॉज मेड पॉसिबल। हमारे सेना के यंग ऑफिसर्स, जवान, 542 लोगों ने, 525 जवानों ने अपनी जान दे दी। हम बिल्कुल तैयार हैं इन सब चीजों को करने के लिए, मगर जब अंदर के लोग आपके ऊपर उकसाने की कोशिश करते हैं तो ये याद रखिए कि जल्दबाजी में कोई गलत काम ना हो जाए, राइट। आपको जीत चाहिए या जल्दबाजी चाहिए, आपको ये सोच के चलना है। अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। उनको जरूरत नहीं है, पाकिस्तान खुद दे रहा है। पाकिस्तान तो कहानियां बनाता है, तो उनको हमने क्यों जवाब देना है? हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी का हम एप्लीकेशन करते हैं, उसकी प्रूफ दुनिया देती है, हमें देने की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे लोगों को खुद शक है तो जो लोग शकियां हैं उनको पाकिस्तान से वो प्रूफ मांग लेना चाहिए, हमें जरूरत नहीं देने की। अजय विसारे जी, लेकिन यही सवाल आपसे भी, जब सबूत मांगे जाते हैं कि हमें सर्जिकल स्ट्राइक के, एयर स्ट्राइक के सबूत दीजिए, तो देश का मनोबल क्या इससे घटता है? और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको बाज आने चाहिए कम से कम इस तरह की बातें करते हुए। आप पॉलिटिकल पार्टी से लड़िए, कम से कम अपनी सेना पर तो भरोसा करें। देखिए, ये इस बात से मैं सहमत हूं कि लोगों को नहीं करना चाहिए, मगर हम एक प्रजातंत्र हैं, एक डेमोक्रेसी है, इस तरह की आवाजें उठेंगी। एक लेवल पे हमको ये मानना चाहिए कि ये नॉइज है, ये शोर है और कुछ शोर चलेगा, और हम अपना मन बना के चलें, जो राह है उस पे, जो व्हाट वी थिंक इज द राइट पाथ, उस पे हम बढ़ते जाएं। दैट इज द ओनली वे टू गो फॉरवर्ड। बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। राजनीतिक शोर के बीच राफेल की गर्जना सुनाई देनी चाहिए और पूरा हिंदुस्तान यही उम्मीद भी कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ बहुत धन्यवाद आप दोनों का एबीपी न्यूज के इस मंच पर आने के लिए। हिंदुस्तान पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि जैसा हमने एयर स्ट्राइक किया,
सर्जिकल स्ट्राइक किया, इस बार उससे भी 2 कदम आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान, उसके हुक्मरानों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आगे आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान इस बात को याद रखेगा कि किस तरह का करारा जवाब और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना बहुत जरूरी है। और कोशिश ऐसी की जाए, पाकिस्तान के उस जमीन को बंजर किया जाए जहां से दोबारा आतंकवादियों की फसल हिंदुस्तान के खिलाफ लहलहाने नहीं पाए। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने का।